नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को इसी मसले पर घेरा। ओवैसी ने पूछा कि घुसपैठ नहीं हुई तो पीछे कैसे हटा चीन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जून को जहां पर गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसी जगह से अब 2 किलोमीटर पीछे चीनी सेना हट गई है। वहीं 2 किलोमीटर पीछे भारतीय सेना भी हटी है। ये आम सहमति दोनों सैन्य कमांडरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में हुई है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने 3 सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि हम चीन पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, जब 6 जून को समझौते के बाद उसने धोखा दिया तो और हमारे 20 जवान शहीद हुए तो चीन अब भी हमारे साथ कुछ और कर सकता है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि न हमारी सीमा में कोई घुसा है और न ही चीन ने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है, तब चीन पीछे क्यों हटा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार चीन अब इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि वह भारतीय जमीन पर कब्जा किए हुए था। वो अपनी सीमा से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि जो भारत की जमीन पर उसने कब्जा किया था उस कब्जे को छोड़कर अब पीछे हट रहा है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि किसी भी सूरत में पीछे हटने का मतलब क्या है, चीन को वो करने देना चाहिए जो वह चाहता है, क्योंकि चीन समझौते के बाद पीछे से बेर बेर वार करता है और भारतीय सेना को निशाना बनाता है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी ने काफी बड़े सवाल किए हैं प्रधानमंत्री मोदी से। इसी बीच बेटो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में तबलीगी जमात और कांग्रेस सरकार ने फैलाया कोरोना। राज्य के गृह मंत्री ने कहा, जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के लिए कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्व कांग्रेस सरकार और तबलीगी जमात के सदस्य जिम्मेदार हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मिश्रा ने शिवपुरी जिले के बैरान कस्बे में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार की लापरवाही और तबलीगी जमात के सदस्यों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस फैला। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि दुबई से जो फ्लाइट इंदौर आई उसमें जमात के सदस्य आए और उनके कारण ही पूरे प्रदेश में कोरोना फैला, जिसके बाद ये कोरोना पूरे देश में फैला। तो ये काफी बड़ा आरोप जो है लगाया है मध्य प्रदेश के बीजेपी राज्य के गृह मंत्री ने। इसी बीच बेटो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस प्रवक्ता बोले, मोदी मुसलमानों से करते हैं नफरत, बीजेपी ने उठाई कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्राइवेट टीवी चैनल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की है, जिसके बाद बीजेपी ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, क्या वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश है, जबकि उसने ऐसा अभी तक कुछ किया नहीं है। लेकिन जब चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी उस देश का नाम तक नहीं लेते हैं, क्योंकि वह मुस्लिम देश नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों से नफरत करते हैं और इसीलिए वह पाकिस्तान का बार बार नाम लेते हैं, जबकि चीन ने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया, हमारी जमीन को हड़पा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चीन का नाम तक आज तक नहीं लिया। तो ये काफी बड़े हमले बोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। इसी बीच बेटो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो सुशांत सिंह केस, संजय लीला भंसाली से बांद्रा पुलिस ने 3 घंटे तक की पूछताछ। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने सोमवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। भंसाली से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। उनसे सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई फिल्मों के बारे में सवाल जवाब किए गए। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बेटो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने JP नड्डा पर बोला हमला, कहा चीनी सेना पीछे हटी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया था गुमराह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हमला किया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर मोदी सरकार ने चीन से लड़ने और हमारे जवानों का समर्थन करने में अपनी ऊर्जा खर्च की होती
तो राष्ट्र को इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं करते कि हमारे देश पर किसी ने भी कब्जा नहीं किया है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी अपराधों पर झूठ बोलने की जरूरत की थी, उसने पूरे देश को हिला दिया। आगे उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि आखिरकार चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे गलवान घाटी से कहां पर हटी। अगर उसने हमारे देश पर कब्जा नहीं किया था तो बीजेपी अब पूरे देश को बताए। तो ये काफी बड़ी बात और हमला बोला गया है कांग्रेस की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 5 पार्षदों के एनसीपी ज्वाइन करने से नाराज सीएम उद्धव ठाकरे, अजीत पवार को संदेश, सभी को वापस भेजो। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के 5 पार्षदों द्वारा एनसीपी ज्वाइन करने को लेकर नाराज सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम अजीत पवार को संदेश दिया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि एनसीपी ज्वाइन करने वाले सभी पार्षदों को फिर से शिवसेना में वापस भेजा जाए। वहीं आपको बता दें कि पिछले शनिवार को पुणे जिले के बारामती में पर मार्च से शिवसेना के 5 पार्षद डिप्टी सीएम अजीत पवार की उपस्थिति में एनसीपी में शामिल हुए थे और उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया था, जिसके बाद ये उद्धव ठाकरे नाराज हुए और आज इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है एनसीपी के लिए। इसी बीच बटो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा रक्षा मामलों की किसी बैठक में नहीं आते राहुल गांधी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से गलवान और चीन से भारत के बीच तनाव बना हुआ है, इसी को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे रक्षा समिति के सदस्य होने के बाद भी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि दुख तब होता है जब राहुल देश का मनोबल कमजोर करते हैं और हमारे जवानों का भी मनोबल तोड़ते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे गौरवशाली वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं जहां समिति मायने रखती है, लेकिन उन्हें कोई भी इससे मतलब नहीं है। वे हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं और हमें ही जो है दोषी बताते। तो काफी बड़ी बात कही गई है जो है जेपी नड्डा की तरफ से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट का वोटिंग का किया विरोध। चुनाव आयोग को लिखे लेटर में बताया असंवैधानिक। क्या दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव में बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग की व्यवस्था का जो है तृणमूल कांग्रेस ने विरोध किया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखे लेटर में इसे असंवैधानिक बताते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की है। चुनाव आयोग को लिखे लेटर में पार्टी ने कहा है कि इस फैसले से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मतदान के नियमों में बड़ा बदलाव चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था और कहा गया था कि 65 साल से ज्यादा के उम्र के बुजुर्ग और कोरोना के मरीजों के लिए वोटर पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कर सकेंगे। इस बात कानून और न्याय मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि सभी जो है जो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और जिन्हें कोरोना का संक्रमण है वह पोस्टल बैलेट के जरिए जो है विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, लेकिन इसी का अब जो है विरोध किया गया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने की मिली अनुमति, गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उच्च शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय अब अपने छात्रों की फाइनल वर्ष की परीक्षा को बिना बाधा करा सकेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी आज दे दी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने उच्च शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर इसकी मंजूरी दे दी। यानी अब आप विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने में कोई भी बाधा नहीं होगी और विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं की जाएंगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में मिले कोरोना के 2048 नए मरीज, 425 लोगों की देश में मौत। देश में अब 7 लाख के करीब पहुंच